हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितने टॉपिक अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या बन रहे हैं उनके। ओके, अभी भी इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर in the order in which they displace other metal or each other from the solutions of their salt। जहां पर आपके पास है जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम। ओके, तो आपको इस प्रश्न में करना क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट। जहां पर आपको मेटल्स दी गई है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चे, इसमें आपको ये जो मेटल्स दी गई हैं इनको इस ऑर्डर में अरेंज करना है जिसमें आपको पता लग सके कि जो पहले वाली मेटल होगी वो बाकी सबको डिस्प्लेस कर रही है, और धीरे धीरे, यानी कि जैसे आप किसमें देखते थे सक्रियता श्रेणी में, आप क्या बोलते थे कि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो घट रही है, तो उसी क्रम में लगभग आपको ये लगाना है। क्लियर? चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे अधिक रिएक्टिव मैग्नीशियम, उसके बाद आपकी आएगी एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल in which the रिएक्शन किसके बीच हो रही है, जिंक और सिल्वर के बीच में हो रही है, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन में आपको देखना है, रिएक्शन टेक्स प्लेस फर्दर शो फर्स्ट। सबसे पहले आपको शो करना है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड is negatively charged।
ओके पहला तो आपको ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रोड है जो आपकी निगेटिवली चार्ज है। सेकंड है द कैरियर ऑफ द करंट इन सेल। थर्ड इंडिविजुअल reaction in each cell। ओके क्या समझे इससे? देखो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, सेल के अंदर ये अभिक्रिया है। इस सेल अभिक्रिया के लिए आपको सबसे पहले ये बताना है कि इन दोनों में से अब दो इलेक्ट्रोड होगी, एक जिंक की है दूसरी सिल्वर की है। आपको बतानी है कौन सी वाली निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और सेकंड आपको बताना है द कैरियर ऑफ द करंट इन दी सेल। सेल में जो आपका कैरियर है वो कौन सा होगा। और थर्ड है आपका इंडिविजुअल रिएक्शन बतानी है आपने ईच सेल के लिए, यानी प्रत्येक सेल के लिए जो अर्ध सेल अभिक्रिया होती है वो आपको बतानी है। क्लियर? क्वेश्चन नोट करेंगे फिर हम आंसर पे आएंगे। चलिए आंसर लिख लेते हैं। द galvanic cell in which the given reaction takes place is depicted as, यानी कि जो रिएक्शन आपको दी गई है वो कौन सी गैल्वेनिक सेल में हो रही है उसके लिए पहले आप सेल बता दीजिए। तो हो क्या रहा है, जो जिंक आपके पास है सॉलिड में उससे आपका क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है जो कि कैसा है, एक्वस है, ठीक है। और यहाँ पर जो Ag+ है आपके पास जो कि किसमें था, एक्वस में, वो दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है ना जिंक, तो वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, दो Ag के पास जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है, Ag बन रहा है सॉलिड। ओके चलिए तो ये क्या हो गई, ये आपके लिए सेल हो गया जहां पर पहला आपको क्या बताना था, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बतानी थी कि वो कौन से मेटल की होगी या कहाँ पर निगेटिव चार्ज आपका देखने को मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ जा रहे थे, जब आपने गैल्वेनिक सेल की बात की थी तो ये जिंक थी आपकी और ये सपोज आपका सिल्वर, ठीक है। जिंक को आपने जिंक के ही सोल्यूशन में डुबो कर रखा था और सिल्वर को सिल्वर के ही सोल्यूशन में डुबो कर रखोगे। इसके बाद क्या हो रहा था, जिंक यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का दान करके Zn2+ बना रहा था जो कि सोल्यूशन में आ रहा था, है ना। और इस पर क्या आ रहा था, निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो जिंक क्या है आपकी यहाँ पर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी जो कि एनोड की तरह काम कर रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तो लिख लेंगे आप द negatively charged electrode is जिंक इलेक्ट्रोड जो कि आपका क्या है, एनोड भी। ओके हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड है। ओके चलिए अब देखो यहाँ धारा किसके द्वारा बह रही है, आयंस के द्वारा बह रही है। आयंस तो है, यहाँ से आयन क्या हो रहे थे, इधर से इधर मूव कर रहे हैं,
जवाब देख रहे हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, करंट कैरियर्स इन दी सेल, ओके। current carriers in this cell are ions, okay। सेल में विद्युत धारा के वाहक आयन है, ठीक है। चलिए नोट करिए, को पूरा भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पर आपका वोल्टमीटर लगा होगा इस तरह। थर्ड क्वेश्चन था आपका, रिएक्शन बतानी है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, यानी एनोड और कैथोड जो दोनों हैं उनमें रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर अभिक्रिया, ठीक है। तो एनोड किसकी है, जिंक की। तो जिंक क्या कर रहा है यहाँ पर, जिंक आपका कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का दान। दो इलेक्ट्रॉन दान कर दिया इसने और क्या बना दिया, Zn2+ बना दिया, ठीक। इसके अलावा रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर क्या हो रही है आपकी, Ag पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है। और जो कि कैसा है, एक्वस सोल्यूशन से आया है जो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। एक Ag के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक और Ag होगा जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना यहाँ से। तो ये क्या बना रहा है, Ag बना रहा है जो कि सॉलिड स्टेट, ओके क्लियर। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंडक्टिविटी का, न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन है आपका, द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. ओके ये प्रश्न है, क्या क्या दिया गया है। एक तो मोलारिटी आपको दी गई है, 0.20 मोलर का सोल्यूशन है आपका। दूसरा क्या बताया गया है यहाँ पर कि कंडक्टिविटी उसकी है 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी निकालनी है, ओके। चलिए तो कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू है आपके पास, एम की वैल्यू है आपके पास
सॉल्यूशन गिवन दिया गया है आपको, कंडक्टिविटी काफा इज इक्वल टू 0.0248। ओके, इसके अलावा मोलैरिटी दी गई है आपको 0.20 और आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, दैट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। सो कापा की वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.20। चलिए, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इसकी, ओके, केसीएल की। चलिए, तो ये तो आपके सारे हो गए जो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे आपके चैप्टर से, ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युत अपघट्य के मात्रात्मक पक्ष को समझने के लिए फैराडे ने दो नियम दिए थे, जिसमें उनका पहला नियम फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है, दूसरा आता है उनका सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन के से संबंधित उन्होंने नियम दिए। फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। उन्होंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितनी मात्रा में वहां पर पदार्थ जो आपका डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, जितना भी वहां पर चार्ज पास हो रहा है। ओके, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन दी सर्किट, ठीक है। या आप इसको क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन दी सर्किट, दैट इज करंट। ओके, सो W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और Q की जगह उन्होंने, Q क्या है आपका, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है वहां पर टाइम के साथ, वो क्या हो जाएगा, जितना भी करंट आपका फ्लो हो रहा है टाइम के साथ वही चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, वेयर I इज इक्वल टू करंट, T इज इक्वल टू टाइम, एंड Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपका होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना भी इलेक्ट्रोड पे पदार्थ आपका डिपॉजिट हो रहा है या वहां पर लिबरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना भी चार्ज वहां से पास होगा उसके। ओके, चलिए इसको नोट करिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य में विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यह फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W है तथा धारा की मात्रा Q हो, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जहां पर Z आपका एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। इसका मात्रा ग्राम पर कूलम होगा, और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो Q की जगह हमने I इंटू टी लिख दिया, तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू ZIT। ओके, और अगर यहाँ पर I आपका 1 एम्पियर हुआ, यानी धारा 1 एम्पियर है, और T 1 सेकेंड हुआ, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। तो आप कह सकते हैं, अर्थात जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। चलिए, सेकेंड लॉ है आपका, when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series, the weight of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। बस आपको क्या ध्यान रखना है, वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस, जितना सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देयर इक्विवेलेंट वेट्स, उनके जो इक्विवेलेंट वेट है उसके। और कब हो रहा है ये सब, जब व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास,
जब समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आपके थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कि सीरीज में आपके कनेक्टेड है। ओके, जब किसी विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यह फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। तो यानी जो क्या है W है वो किसके E के समानुपाती हो जाएगा। यानी एक आपका इक्विवेलेंट वेट है और दूसरा आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा जो वहां पर क्या हुई है, बनी है। ओके, तो दो विलियनों के लिए अगर दो विलियन है तो W1 और W2 ले लेंगे। W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 जहां पर K कांस्टेंट आया है और W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ओके, तो W1 बाई E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 बाई E2 जहां W1 और W2 पदार्थों के द्रव्यमान तथा E1 और E2 क्या है, उनके तुल्यांकी भार है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए आने वाले सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे, कोलराउस का लॉ जिसे कहा जाता है, कोलराउस का नियम जिसे आप लोग कहते हैं। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे बनते हैं और हमेशा ही सेम ही टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।